दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के तैयारी सीरीज़ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ सीरीज़ के अंदर हम लोक सेवा आयोग और व्यापम की परीक्षाओं में आने वाले पुराने बीते हुए वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर एक सीरीज़ बनाई हमने। इसके पहले भी हमने छत्तीसगढ़ पर एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें लगभग 50 के करीब वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख पाएंगे। ये फिर से हमने शुरू किया सीरीज़ को 2.0 के नाम से, और इसमें भी अभी तक 3 एपिसोड हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। इसी का कंटिन्यूएशन है। आगे कुछ और प्रश्नों के साथ हम आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। एक बृहद अध्याय है छत्तीसगढ़ अपने आप में इन दोनों परीक्षाओं के लिए, खासतौर पर लोक सेवा आयोग और व्यापम के जो परीक्षाएं होती हैं, जो अमूमन हर साल होती रहती हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी की परीक्षा हो, उसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर ये सीरीज़ तैयार की गई है। आज का जो प्रश्न पत्र है वो हमने पिछले 22 और 23 के कुछ परीक्षाओं से लिए हैं। पहला सवाल है, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच वन इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर? ऑप्शंस आपके पास हैं अरपा नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी और पैरी नदी। इसका जो सही जवाब है वो है शिवनाथ नदी। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी पे है, शिवनाथ नदी। महानदी के बारे में अगर बात करें तो ये एक 12मासी नदी है और बड़ी नदी है। ये छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहा जाता है इसको। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जो क्षेत्र है वो भी एक गौरव गाथा से समृद्ध है। इनमें शिवनाथ जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा अगर सहायक नदियों की बात करें, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा जो सहायक नदियों की बात करें तो हसदेव है, बोरई है, मांड है, केलो है, ईब है, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जो इनको उत्तर दिशा से मिलती हैं, तो उत्तर दिशा से जो नदियाँ इसके साथ मिलती हैं सहायक नदी के रूप में, उनमें मैंने आपसे बताया शिवनाथ तो है ही। शिवनाथ के बाद हसदेव है। हसदेव के बाद एक और नाम नोट कर सकते हैं आप, बोराई। बोराई के बाद मांड नदी का भी नाम नोट कर सकते हैं जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। मांड के बाद केलो नदी आप नाम नोट कर सकते हैं। ये सब उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां हैं। और इसके अलावा एक और नाम ईब नदी भी है। अब दक्षिण की ओर चले तो दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदियां इनसे मिलती हैं महानदी में, तो इसमें आपके सबसे प्रथम नाम मैं लूँगा दूध नदी का। दूध नदी के बाद एक सिलियारी नदी। सिलियारी के बाद एक और नाम नोट कर सकते हैं आप, पैरी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। फिर एक सोंडूर है, सूखा नदी है, जोंक है और लाल। ये प्रमुख नदियां हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो शिवनाथ नदी है। अगला सवाल है, कंवर लोग यानी कंवर जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन दूल्हा देव है, वाहन देव है, शिकार देव है और उपरोक्त सभी है। तो आपके सवाल का जवाब ये उपरोक्त सभी ज़्यादा उचित लग रहा है मुझे इस ऑप्शंस में, क्योंकि इनके जो देवों के नाम है उनमें दूल्हा देव का नाम भी आता है, वाहन देव का भी नाम आता है, शिकारी देव का नाम आता है, ठाकुर देव का भी नाम आता है। एक और नाम अगर मुझे याद आ रहा हो तो एक बूढ़ा देव का भी नाम आता है। तो कंवर जनजातियों में जो देवताओं की पूजा की परंपरा है बहुत वृहद है। तो इस हिसाब से अगर जो 3 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों नाम याद आ रहे हैं, तो आप उपरोक्त सभी में टिक लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल हम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? एक मूवमेंट हुआ था छत्तीसगढ़ में जिसे प्रथम मजदूर आंदोलन या कहा जाता है, और इस मजदूर आंदोलन के पृष्ठभूमि की हम चर्चा करेंगे। अभी आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहले आप सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मजदूरों की कार्यावधि 8 घंटे निर्धारित की जाए, पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए, काम करने की स्थिति में सुधार की जाए, मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाए। इसका जहाँ तक एक एक करके कथनों की बात करें, मजदूरों के कार्य की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए, ये इस आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग थी।
जो मजदूरों की कार्य अवधि है उसको निर्धारित करें, क्योंकि पहले 12 से 13 घंटे तक का काम होता था, तो उसके लिए मजदूरी की घंटे फिक्स किए जाएं, ये इसकी प्रमुख मांग थी। उसके बाद काम करने की स्थिति में सुधार लाया जाए, ये भी इस मांग में एक थी, और मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाएं, ये भी थी। तो ये बी ऑप्शन इसमें ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है कि इस आंदोलन के संबंध में प्रमुख मांगों में से था। अब थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लें। ये 1920 में हुआ था, प्रथम मजदूर आंदोलन छत्तीसगढ़ का, और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, और बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग ये 20 से 25 दिन तक चला था, 36 दिन तक। एक डाटा जो मुझे याद आ रहा है वो 36 दिनों का है। 36 दिनों तक ये आंदोलन चला था। राजनांदगांव में बीएनसी मिल है, वहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। ये बीएनसी मिल ये था राजनांदगांव में, और इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि सरकार को या अधिकारियों को कहें, इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, और फाइनली मजदूरी के घंटे तय किए गए। 8 घंटे का जो नियम है वो माना गया, लेकिन इसका परिणाम जो है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को भुगतना ये पड़ा कि उनको राजनांदगांव रियासत की सीमा से निष्कासित कर दिया गया, और उन्होंने इसके खिलाफ गवर्नर को अपनी अर्जी भी दी, लेकिन वो आदेश रद्द कर दिया गया। तो उन्हें राजनांदगांव की रियासत के बाहर एक तरह से खदेड़ दिया गया। ये इस आंदोलन का जो डार्क फेस है वो है। अगला सवाल एक तरह से ज्योग्राफिकल और टूरिज्म से संबंधित है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी से निकलता है? अमृतधारा जलप्रपात, ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से किस नदी से निकलता है, ये आपसे पूछा गया। हसदेव नदी, पैरी नदी, सबरी नदी, अरपा नदी। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको उस ऑप्शन को चूज करना है, उसी ऑप्शन के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊं तो ये हसदेव नदी है, और अमृतधारा जलप्रपात बहुत खूबसूरत जलप्रपात है जो कोरिया जिले में है। कोरिया जिले में ये अवस्थित है और हसदेव नदी पर है। एक तरह का प्राकृतिक जलप्रपात है ये। अगर आप कभी उस क्षेत्र में जाएं तो ज़रूर इस जलधारा का आनंद लें। अगर इस यहाँ तक आपको पहुँचना है तो मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। चिरमिरी भी आप जा सकते हैं, चिरमिरी से भी आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से चिरमिरी से थोड़ी दूरी ज़्यादा होगी, मेरा ख्याल है 50-60 के आसपास होगा। तो आप ये स्थान देख सकते हैं। ये जलप्रपात लगभग 90 फीट ऊंचा है, और चौड़ाई भी इसकी 10 से 15 फीट के करीब होगी। 90 फीट की तो हाइट है इसकी, और अगर विड्थ की बात करूं तो ये 10 से 15 फीट की होगी। तो ये मैंने थोड़ा सा जानकारी आपको अमृतधारा के बारे में दिया, चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला सवाल साहित्य से जुड़ा है। दाई खेलंदे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है निरुपमा शर्मा, डॉक्टर सत्यभामा आडिल, गीता शर्मा और डॉक्टर शैल चंद्रा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दाई खेलंदे इस रचना के रचनाकार हैं निरुपमा शर्मा। निरुपमा शर्मा की तरफ से लिखी कुछ और पुस्तकों के नाम मैं आपको बता दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के महिला साहित्यकारों में इनका अग्रणी नाम है। एक नाम आपसे पूछा जाता है पतरेंगी, ये भी इन्हीं की लिखी हुई रचना है, ये भी काव्य संग्रह है। एक इंद्रधनुषी, ये भी इन्हीं की लिखी हुई रचना है, लेकिन ये निबंध है। दाई खेलंदे के बारे में हमने जिक्र कर ही लिया है। एक ऋतु वर्णन है, ऋतु वर्णन, ये भी काव्य संग्रह है। ये सब छत्तीसगढ़ी में लिखी हुई इनकी रचनाएं हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बस्तर जिला, कोंडागांव जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला। इंद्रावती नदी के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसे बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपने अनेक बार इस तरह के प्रश्न को देखा होगा, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं।
तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये बस्तर के किसी ज़िले से ही प्रवेश करेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें चारों ऑप्शन बस्तर ज़िले से ही लिया गया है। मूलतः इंद्रावती नदी जो है इसका उद्गम उड़ीसा में है, उड़ीसा में कालाहांडी जिले में है। छत्तीसगढ़ में जब ये प्रवेश करती है तो दंतेवाड़ा जिले से प्रवाहित होकर के प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको इस सवाल का जवाब अगर लिखना हो तो हम इसमें दंतेवाड़ा को टिक करेंगे। मूल अगर उद्गम देखें तो उड़ीसा के कालाहांडी से है, और वहाँ पर भी एक जगह है रामपुर, वहाँ से ये उसका उद्गम बताया जाता है, और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले से होकर के प्रवेश करती है और लंबी दूरी तक ये छत्तीसगढ़ में यात्रा तय करती है। तो मित्रों, इस तरह से कुछ सवालों को आपने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।